बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हर घर में प्लानिंग चल रही है जी माह रमज़ान की। खुशियों का, बरकतों का, रहमतों का महीना है और ये रहमतें सभी लोग चाह रहे हैं जी भर के समेट लें। अच्छा, एक रहमतें समेटी जा रही हैं कि हमने रमज़ान की तैयारी कैसी करनी है। जो मैं रहमतें समेटने की बात कर रही हूँ वो ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी रहमतें समेटने में मसरूफ़ हैं और उनको ये नहीं पता कि इससे इनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। महंगाई इस कदर है कि जो लोग यूटिलिटी स्टोर्स पर जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के रैक खाली हो चुके हैं और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टोर्स पर हालात ये हैं कि इस कदर रश है और दालें जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चीनी, बेसन, मसाला जात, सब की कीमतों में इजाफा हो गया है। बहुत सारे सवालात, इंतज़ामिया कहाँ हैं, रिलीफ जिन्होंने देना है वो कहाँ पर हैं, आवाम को किस तरह से महंगाई से निजात मिलेगी, बड़े बड़े दावे जहाँ किए जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सस्ते बाज़ार, फिर ये यूटिलिटी स्टोर, इनका रोल बेसिकली क्या होता है। जब लोग यहाँ पर जाएं और ये खाली पड़े रहें, अभी तो पूरे रमज़ान, लास्ट रमज़ान भी मैंने ये प्रैक्टिस देखी कि सुबह सहरी के बाद से लोग यूटिलिटी स्टोर के बाहर आके बैठ जाते थे आटा खरीदने के लिए कि उन्हें कम कीमत पर आटा मिलेगा, उन्हें कम कीमत पर चीनी मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ी परेशानी ये है, अब करना क्या है, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी। क्या पूरे रमज़ान लोग इसी तरह से परेशान रहेंगे। कुछ बुनियादी चीज़ें जिसका रमज़ान में इस्तेमाल होता है, आटा हर घर में इस्तेमाल होता है, बेसन हर घर में इस्तेमाल होता है, चीनी हर घर में इस्तेमाल होती है। एंड यस, अभी आप देखिएगा दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। गरीब को रिलीफ कैसे मिलेगा, बहुत सारे सवालात हैं। आमिर रज़ा खान साहब, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन खासे परेशान लग रहे हैं, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी? अन्ना तैयारी अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला का एक मुबारक महीना शुरू होने को है और इसकी रहमतें और बरकतें समेटनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो मुनाफाखोर माफिया है हमारे मुल्क का, ये अलमिया है कि सारी दुनिया में जब भी कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं कीमतें, और कीमतें भी इतनी बढ़ाई जाती हैं कि आम आदमी की पहुंच में नहीं रहती। अभी तो शुरू हो लेने दें, फिर आप देखिएगा जो आपको फल जो है वो आप आम आदमी की पहुंच में नहीं रहेगा। अभी केला इतना महंगा हो गया है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं, वही सेब जो 100-150 रुपए तक मिल रहा था वो 300 रुपए तक जाएगा। आम सेब जो है, अच्छा सेब तो खैर आम आदमी खा ही नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हुकूमती रेट है वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मॉडल बाज़ारों में मैं चले मान लेता हूँ वहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन क्या वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन हो सकेगी? सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है। क्या हम हर दफ़ा देखते आए हैं कि आटे के लिए लाइनें लगती रही हैं, क्या इस दफ़ा हुकूमत ने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि आम आदमी को आराम से जो अशियाए ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर आटा, चीनी, दालें, वो मिल सकें? यूटिलिटी स्टोर को छोड़ ही देना, उसको तो हुकूमत ने, देखें वो हुकूमत फैसला कर चुकी है कि उनको बंद करना और उनको खसारे में मुसलसल शो किया जा रहा है। लोगों को हसन बता भी देना, उनके यूटिलिटी स्टोर के बाहर लिख के लगा दें कि चीजें मौजूद नहीं है, बंद करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, तो प्लीज आप। आमिर भाई बहुत हक में है कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाएं, लेकिन देखें आम आदमी को किसी हद तक रिलीफ यूटिलिटी स्टोर से मिल रहा था। की बात आप कर रहे हैं, बहुत पुराना टाइम हो गया, ठीक है, सीरियसली मिल रहा था। लेकिन कोई अगर हम बात करें 2-4 साल पुरानी, तो तब से जो है इन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये सारी मनसूबाबंदी की गई, खसारे में शो किया गया, उनकी सब्सिडीज ख़त्म की गई। तो उसके बाद अब आम आदमी कहाँ जाएगा? देखना ये ना, आम आदमी के लिए क्या किया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं किया। और जो दावे किए जाते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, कहीं कमी नहीं हुई। आमिर भाई जो है वो इस पे वो करेंगे, हमारे साथ बहस ज़रूर करेंगे कि महंगाई में कमी जो है वो हुई है, लेकिन कहीं नहीं हुई। वो ना सिर्फ जहाँ पे लिखा ना जिन बेकाबू है, इन्होंने जिन को काबू कर लिया है। आपका जिन बोतल में ही है। अच्छी बात है कि आप दोनों मेरे पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसलिए ज़रा खामोश बैठा था कि मेरे पे प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त। तो आप पे नहीं हो रहा, महंगाई पे हो रहा है। मैं तो ये रमज़ान बाज़ारों के, मैं रमज़ान बाज़ारों, मॉडल बाज़ारों और ये यूटिलिटी स्टोर्स और ये सब्सिडी स्टोर्स के पहले ही खिलाफ हूँ।
मैं अभी बता रहा हूँ मैं हमेशा तो करता किस तरह हम हूँ। आपको मुझे आप कोई एक प्रोग्राम निकाल के दिखा दें कि मैंने कभी सब्सिडी की, 100% आप यही करते हैं, आवाम को सब्सिडी की रिलीफ कैसे हमायत की, मिलेगा? आप बता दें। आप मेरे साथ इतना नहीं, अर्सा हो मैं गया तो प्रोग्राम करते, मैंने कभी तो किया? आमिर भाई फिर आम आदमी मैं को कैसे हमेशा ये रिलीफ कहता मिलेगा? हूँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आम आदमी को रिलीफ उसके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। तो वो ये किसकी जो अलग से जिम्मेदारी है? ये स्टोर मुमकिन हैं, नहीं ये जो है। अलग से सर जी, मॉडल ये बाजार मुमकिन नहीं है, हैं, मैंने अपने बचपन से नहीं देखा ये। नहीं मुझे एक नहीं, बात आपने बताएं। नहीं देखा होगा, नहीं, ये आपने नहीं जो देखा, जो लेकिन मोहल्ले में दुकानें हैं हमने- वहां पे कीमतें कंट्रोल हुई? मैं यही नहीं कहता हो हूँ, सकती मैं है, ये सर, कहता नहीं हूँ हो कि सकती। mechanism हो सकती ऐसा- हैं अगर करना हमारी- चाहें। आपके मेन बाजारों में नहीं आप कोई कर ले जा- बात, नहीं, आप मसला नहीं है। करें। मैं अच्छा तो नहीं, अब आप करें आमिर भाई बात। मारे दा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना मियां मोहम्मद बख्श साहब कह के, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं नहीं, ज़्यादा आप बहस करें नहीं बात करता आमिर भाई। क्योंकि बहस में पढ़ने से जो है ना इंसान फिर ब्यूटी नहीं ऊट-पटांग खराब बात होती, करता नहीं है। ब्यूटी नहीं खराब होती, आप कह सकते हैं। नहीं आप हो बात जाती कर है। सकते हैं। ब्यूटी ख़राब हो जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके डोर स्टेप पे जो दुकानें हैं वहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। इस तरह का मैकेनिज्म होना ये चाहिए। सजेशन है। और ये मैकेनिज्म एक दफ़ा बना भी, अब लोगों को याद नहीं रहता है कि पिछले साल ही हमने रमज़ान जब गुजारा था, जब निगरान गवर्नमेंट ने रमज़ान आने से पहले बुला लिया घी मैन्युफैक्चरर्स को, आए जी आप बताएं आप घी कितना कम कर रहे हैं। जो दुकान पे घी पड़ा था वो भी सस्ता हो गया आराम से। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, कोई बड़ी वो चीज़ नहीं होती, लेकिन इसके नाम पर, मॉडल बाज़ार के नाम पर, रमज़ान बाज़ार के नाम पर और इस तरह की चीज़ों के नाम पर कमाया और खाया जाता है। एक बात तो मैं, ये पहली बात तो मैं सब्सिडी के आमिर इसलिए भाई खिलाफ हूं, नियत भी तो होती है ना आवाम को अगर रिलीफ देने की। अगर आप रिलीफ देना चाहें तो उसके बहुत सारे बेशुमार तरीके होते हैं, नीयत का अल्लाह जानता है। दूसरा जो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये मेरी बात कोई वहम लगे, हम आहिस्ता आहिस्ता फूड कार्टल्स की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। यानी हम वो पैक फूड, चीनी एक अच्छे पैक में एक अच्छे ब्रांड के साथ जितनी कीमत में मिलेगी हम ले लेंगे। ये सही कह रहे हैं। आटा 100%। जितनी ब्रांड में जितनी कीमत में मिलेगा ले लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम उस जानब जा रहे हैं। जब एक यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह कार्टल्स होंगे, वहाँ तो नहीं ना परचून की दुकानें होती, वहाँ क्या होता है, स्टोर्स ही होते हैं ना जी। आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर जा रहे हैं और हम हंसते हुए वो रैक से उठाते हैं चीज़ और कीमत पूछे बगैर उसको अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। 100%। हमारा ज़हीरा अंदोज़ भूखा मरेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो रमज़ान है, सिर्फ आपने कहा था रहमतें समेट रहे हैं, ये रहमतें समेट रहे हैं, दोज़ख की आग समेट रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर ये लोगों से अनाज दूर कर रहे हैं तो कुरान पाक का तो इस पर बड़ा ही वाज़िया जो है वो सलूब है। मैं आज बनी इसराइल पढ़ रहा था, सूरह बनी इसराइल जो है, तो उसमें अल्लाह ताला साफ अल्फाज में, जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ कि मेरा जो तरीक़ाकार है, अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे तो मेरा भी वही रवैया रहेगा। यानी अगर तुम वो कम तोलोगे, पूरा नहीं तोलोगे, उसमें जिक्र है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत अल्लाह ताला आप पर वैसा ही अजाब, चाहे आप कौमी अजाब ना आए, आप वैसे तो कौमी भी आ ही जाता है, भुगता है हमने, बहुत भुगता, हाँ वो भी आ ही जाता है, लेकिन चले कोरोना की शक्ल पूरे में। तो नहीं, मैंने तो भाई वो पीटीआई की शक्ल। अच्छा, मैं भी लगी लिप की बात करता हूँ, सीधी बात करनी चाहिए। तो वो अजाब जो है हमारा आपका इंडिविजुअली मुंतज़र है। आज सांस बंद तो हाजी साहब, ना आपका बेटा, ना बेटे का बेटा, ना उसका बेटा, तीसरी चौथी नस्ल कब्र पे नहीं जाती। और आज कई कब्रें आप मियानी साहब में जाएं, वहाँ पर दूसरी नस्ल ही नहीं जाती, उसको नहीं पता ही नहीं कि मेरा बाप कहाँ दफन था, मेरी माँ कहाँ दफन थी। किसके लिए हम ये बोझ उठाते चले जा रहे हैं। और जब वो ये बोझ, फिर मैं अगेन बनी इसराइल की बात, सूरह बनी इसराइल की बात करूँगा। रमज़ान आ रहा है, खुदारा खुद भी बचें और अपनी औलाद को भी हराम खिलाने से बचाएं और अच्छा और साफ़ सुथरा सौदा साफ मुनाफे के साथ, मुनाफा लें, जितना मुनाफा साफ जितना मुनाफे बनता है के उतना साथ लें। से रोजी साफ रोटी कमाने मुनाफे के निकल साथ रहे आप लोगों में तकसीम करें। खुदारा खुदारा खुदारा, ये ज़हीरा अंदोज़ी जो है ये आपको अपने लिए दोज़ख की आग से लेकिन आमिर भाई इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड ये करूँगा, देखें जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, आपकी कमेटियाँ हैं, आपके एसीज हैं, वो कहाँ हैं? उनकी कोई तो ड्यूटी उनकी कोई तो ड्यूटी हो ना, वो निकलें मार्केटों में, निकलें, करें चेक, क्यों नहीं चेक करते? देखिए रोजाना या सिर्फ ठंडी गाड़ियों में बैठना होता है। काम असाइन किया जाता है, आपसे उसकी रिपोर्ट दी जाती है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने बताना होता है कि आज के दिन की मेरी ये कारकर्दगी रही है। ऑब्वियसली आपके डीसी साहब भी अपने एसी साहिबान को रोजाना की रिपोर्ट कहते होंगे। तो मुझे नहीं समझ आती, जब हर जगह पर महंगाई ही लोग रोना रो रहे होते हैं, ये एक
सब्जियों की प्राइस पूछने के लिए हमारे रिपोर्टर बाहर जाते हैं, जितने लोगों से हर रोज बात होती है, एक ही उनकी वो तो लोग यही कहेंगे, लेकिन गोदाम पे छापा, मैंने उस दिन भी बात की ये वाली बात कि गवर्नमेंट का काम एक रेडी से दूसरी रेडी तक बंदे को पहुंचाना है। हमें पता है, आपके एसी डीसी को दोनों चीजों को पता है। डीसी साहब को सब्जी मंडी जाना है, डीसी साहब को सब्जी मंडी के बजाय उन गोदामों में जाना है जहां पे फल सब्जी स्टोर की जाती है। अच्छा, ये लाहौर के अंदर भी होंगे, लाहौर से बाहर भी? लाहौर में बहुत सारे हो सकता है ये शेखुपुरा में हो। तो डीसी का क्या काम है कि वो अपने वो डीसी को बताया कि मेरे पास जो आराम से शहाना गाड़ी मिली हुई है, प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने जाना है, चाहे शेखुपुरा जाए चाहे कसूर जाए, आवाम के लिए कुछ तो डीसी ने डीसी जाएगा भी नहीं, डीसी वहां से वहां के डीसी को भी कह सकते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं। तो आमिर भाई जो अपनी उनकी टीम है, कम से कम उसको तो उनको भेज दे, डायरेक्शन देना यार। वैसे खूबसूरत बहुत लगता है, गंदे नाले पे किनारे चलता हुआ ना डीसी। ये उनका काम तो नहीं है ना, जो असल काम है उसकी तरफ है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस वक्त लोगों को, आपने अभी बात की थी तो मुझे ज़हन में बात आई, आप कह रहे थे हो जाएगा दूध और दही दोनों महंगे हो गए। और एक और आपने ये खबर नहीं दी? नहीं, एक आज लाहौर में हर जगह दही जो है वो 240 से 260 रुपए किलो में है और दूध 220 से 240 रुपए किलो। अंदाजा करें आप अंदाजा करें कि और वो दूध भी खालिस नहीं है। चले जरूरत नहीं रहेगी दही की इतनी, अल्लाह ताला ने कुछ बारिशें कर दी, कुछ अभी ठंड में रमजान आना शुरू हो गया, नहीं तो गर्मी हो तो दही की बहुत ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप अंदाजा करें कि ये मुनाफाखोर और ये इनको क्या कहना चाहिए, आग खोर ही है, मुनाफाखोर नहीं कहना चाहिए, आग खोर है, आग खा रहे हैं ये लोग। ये किस तरह लोगों की जीना जो है उसको दोबर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शन ले। मेरा अपना आपके साथ हूँ भाई, मैं कोई खूबसूरत होए ना होए, अपने घर पे होए, अल्लाह ताला उनको खुश और रखे, लेकिन आवाम को भी इस पर सहूलत जरूर देनी चाहिए, और मैं आज भी खिलाफ हूँ कि आपकी सब्सिडी हर बंदे के लिए होनी चाहिए, स्पेसिफिक जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से आपको खैरात मिलेगी, ज़कात मिलेगी, लाइन में लगे, ये नहीं होना चाहिए। लाइनें नहीं लगनी चाहिए, हर बंदे को अगर आपकी सस्ता रिलीफ है तो फॉर एवरीवन आपके लिए होना चाहिए। और लेकिन ये ना मुश्किल टास्क है, मैं ऑनेस्टली। अच्छा, ये आपको आज मुश्किल लग रहा है, ये आप आज से 10 साल बाद अल्लाह करे आप यही प्रोग्राम कर रही होंगी, और 10 साल के बाद पता नहीं हम हैं कि नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती जो बैठे होंगे वो ये बात करेंगे कि अब वो ये फलां कंपनी चीनी वाली को बुलाया था, नाम नहीं मैं लेता, चले उस कंपनी को बुलाया था, उसको कहा है कि रमजान आ गया है, तुम आप 20% इस पे लेस करो, और वो लेस करेंगे। अल्लाह करे ये खुले बंदों जो चीनी बिक रही है ना, ये नहीं बिका करेगी, ये 7-8 साल में ही आप देख लें। चले अल्लाह करे कुछ बेहतरी आ जाए, आवाम को रिलीफ मिल सके, शायद कभी कंपनी आदि हो गया अभी अमीर। सही, बिल्कुल सही। अभी सूरत हाल पता क्या है हसन, आपके आमीन अच्छी बात कह रही है, नहीं अच्छी बात है, बट अभी क्या है जी, महीने का एंड चल रहा है, तनख्वाहदार लोग वैसे ही परेशान है, जिन्होंने रमज़ान के लिए राशन वगैरह डालने इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब रमज़ान में यूजुअली आपकी जो मंथली ग्रॉसरी होती है उससे ज़्यादा चीज़ें, ऑयल भी इस्तेमाल उससे ज़्यादा होता है रूटीन से, घी भी उससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आटा भी डबल इस्तेमाल होता है, बेसन का इस्तेमाल, यानी वो चीज़ें जो आम लाइफ में आप नहीं यूज़ करते, हमारे यहाँ तो हम रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त एहतमाम करते हैं, तो ये चीज़ें डबल हो जाती हैं इस्तेमाल। तो हम थोड़ा सा इंतज़ामिया को कहना चाहेंगे स्टोर्स पे भी ध्यान रखें, किस तरह से जो सरकारी रेट है उस पर अमल हो रहा है, जो रेट लिस्ट है। एंड यस, जिन लोगों का जिक्र आमिर भाई ने किया कि आप रैक से चीज़ उठाते हैं और रख लेते हैं, कीमत भी नहीं देखते, आप लोग भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हों, देखें सरकारी रेट क्या है, आप कौन सी चीज़ किस कीमत पर ले रहे हैं, सवाल पूछें। अगर आप लोग भी ये करेंगे तो स्टोर इंतजामिया को भी पता होगा कि लोगों में भी समझ बूझ है, सो थोड़ा सा ध्यान से आप भी जाएं और खरीदारी करें। अच्छा, नहीं समझ नहीं आया आपने क्या बात की, ये बात आप ये कह रही रैक से मैंने चीनी का पैकेट उठाया, हाँ, गवर्नमेंट इस पर नहीं पूछ सकती कि जो चीनी का पैकेट मैंने पैक करके उसके ऊपर एक कंपनी का लेबल लगाया ना, वो मतलब चीनी का रेट है, चीनी का रेट है 100 रुपया, आप उसको पैक करके उसके ऊपर वो लेबल लगाएं, आप 110 रुपए नहीं, जो बड़े स्टोर्स है ना उन पे उन्होंने क्या किया होता है, अपने स्टोर के पैकेट बनाए होते हैं, उनमें पैक किया होता है, लेकिन रेट तो सरकारी होना चाहिए। एक और चीज है, नहीं ये तो मसला है यहाँ पे, उसके लिए देखें, उसके लिए एक वो डीसी काउंटर एक अलहदा बना होता है जी, हर बड़े स्टोर में, लकड़ी का, ठीक है, और उसमें आप दालों की क्वालिटी देख लें, बहुत छोटा सा काउंटर होता है, वो छोटा सा काउंटर होता है, उसमें क्वालिटी नहीं होती, जाता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे उसमें वो सरकारी कीमत की चीजें वो रख देते हैं जो सबसे लो क्वालिटी की। आहिस्ता आहिस्ता बस इस तरफ जा रहे हैं, अब समझ जाएं कि स्टोर अब क्या करें जी, थोड़ा सा बाकी रह गई, जहाँ पर फल तो बिल्कुल पहुंच से दूर हो जाने हैं,
सब्जियां मुश्किल से आपने पहले खरीदी। भाई कह रहा था 300, कौन सा 300 रुपए सेब मिल रहा है भाई? आमिर भाई जाके चेक 400 से 500 रुपए में मैं मिल रहा आपको है वो यार। सफेद बहुत सेब low जो quality 150 की रुपए बात का कर आ रहा था ना पिछले दिनों, वो सफेद, गया 300 वो 300 रुपए पे है इस टाइम। तो जी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज से ही कुछ ना अपना ऐसा मैकेनिज्म बना लें, ड्यूटीज एसी साहिबान के लगा दें। आगे ये रमज़ान का पूरा महीना हमारा मेन सब्जेक्ट महंगाई ही रहना है। मुझे पता है हम जितना मर्जी वावेला कर लें ये कंट्रोल नहीं होगा। खैर कुछ बातें बाकी दिनों के लिए भी बचा के रख लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी दे दी गई है। 7 बड़े जराइम में कमी के लिए ये काम करेगा। कल आईजी साहब की सीएम साहिबा से हुई है मुलाकात, अहम मुलाकात थी और इसमें नूरुल अमीन मेंगल साहब भी मौजूद थे। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत ये इजलास हुआ और जी आपको बताएं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला किया गया। सीसीडी 7 बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल करेगा। आमिर रजा खान साहब इनको F-16 दे दें, इनको JF-17 थंडर दे दें, इनको टैंक दे दें, टैंक तोपे दे दे दें, लेकिन जो चलाने वाले हैं वो भी किसी बंदे के पुत्र दे दें। ये 7 में लिखा हुआ है, वो तो 6 थे जिन्होंने डॉक्टर को अगवा किया था पुलिस वाले। वो जो डॉक्टर मुख्तार साहब वो हुए थे रैंसम के लिए, वो तो 6 थे, तो ये 7 कहाँ से हो गए? 7वां भी है कोई भी होएगा ना, सरगना होगा ना कोई ना कोई। जब तक आप पुलिस के महकमे में आप ठीक नहीं करोगे, जब तक आप कल्चर नहीं चेंज होगा, उसके लोगों को उनकी जियो फेंसिंग नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये ASI भर्ती हुआ था तो इसके सासे क्या थे, अब जब ये इसको DSP तक रैंक तक आ गया है तो इसके सासे क्या हैं, इसकी तोंद कहाँ पे थी अच्छा तोंद क्या जिक्र नहीं करना, तोंद मेरी अपनी भी है आमिर भाई। अच्छा, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इसका घर कैसे चल रहा है, आप इस महकमे को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये चौकियाँ, नाके, ये सब इस वक्त माल बनाने का चक्कर है। और कुछ 3 दिन पहले की स्टोरी है, एक खातून डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था आपका इंस्पेक्टर, जिनसी हरासगी कर रहा था, उसको दरखास्त उस बेचारी की थी, उस पर एक होटल पे बुलाता है, रेस्टोरेंट। आबा चौधरी से सुनिएगा स्टोरी जरा। आप मुझे बताएं, आप इनको ड्रोन दे दें, आप इनको F-16 दे दें, आप इनको जो मर्जी दे दें, और ये कैसी कहानी है कि 5 मिनट में वो ड्रोन वहां पहुंच जाएगा? कैसे? आमिर भाई मुझे आपके पास अगर इतनी एफिशिएंसी होती, आपके पास डाले हैं, आपके डाला कभी 5 मिनट में पहुंचा तो मुझे बताएं। वो डॉल्फिन को देख लें, ठीक है, गाड़ी में ड्रोन में फर्क होता है वैसे बाय द वे। खबर के लिए और तो चीज ड्रोन के लिए वहां जगह पे पहुंचना पड़ेगा कि बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आज आप मेरे साथ उठें, अब हंजरवाल थाने चलते हैं, आप मेरे साथ उठें, हम सत्तू कतले थाने में चलते हैं, हालात दिखाते हैं आपको। वो बन गए मॉडल थाने जो बनने थे, उसके बाद तो आप थानों के हालात नहीं बदले, चौकियों पे चौकी बनती जा रही हैं, और वहाँ पे बैठे लोग जो हैं एक दूसरे को, यानी मैं आपको अब क्या बात बताऊँ कि मेरे और यहाँ पर कब्ज़ा माफिया के अंदर अगर आप सिर्फ निकल आए तो आपको नज़र आएंगे किस बेवा का जगह किसने ली, कौन जो था वो मुरब्बे वाला कहलाता था, कौन जो है वो एकड़ा वाला कहलाता है। पुलिस के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप जराइम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम अंदर देखते हैं। तो जब तक आप अंदर ठीक नहीं करेंगे तो आप इनको जो मर्जी दे दें, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इसमें देखें आमिर भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जो भी इलाके में क्राइम हो रहा है, क्या उसका SHO को नहीं पता होता है या थाने को नहीं पता है। अब ये इस खबर पे आते हैं, देखें आपने वो एक पीरू बनाई, उसकी गाड़ियों के ऊपर कैमरे लगा दिए, आज तक उन कैमरों का क्या फ़ायदा हुआ? डॉल्फिन फोर्स थी, पीरू फोर्स, ठीक है, पीरू फोर्स बनाई, उसके बाद फिर हमने वो एक खबर डिस्कस की थी कि वो ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ियों पे भी जो है रिस्पांस फोर्स भी कोई बनी, ठीक है, उसके लिए भी जी वो पता नहीं कितने पैसे रखे गए हैं कि कैमरे लगेंगे। तो ये जितना मर्जी करते जाएं, इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ना। जब तक जो कल्चर है वो चेंज नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। फिर मैं वही एक बात करूंगा, निगरान हुकूमत में वजीर आला समेत जो वज़रा थे वो सरप्राइज विजिट किया करते थे, हर जगह पहुंचते थे। अब कहाँ है? इतनी फौज CM साहिबा ने बनाई हुई है,
कहीं आपको कोई नजर आता है? कहीं पे भी कोई थाना देख लें आप, कहीं पे भी देख लें, और यकीन करें कि जब भी असेंबली का सेशन कॉल होता है ना, उसमें जो तवज्जो दिलाओ नोटिस होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो कॉल अटेंशन नोटिस हैं वो सारे पुलिस के खिलाफ होते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी नहीं मौजूद होता। मेरे मोहल्ले की दुकान से फल फ्री लेके जाते हैं पुलिस वाले। एक ये हर जगह आमिर भाई उसने यही रोका, हालात एक दफा रोका, उस पर चर्च का पर्चा डाल दिया। ये हर जगह यही हालात हैं। चलिए जी, सारे हम मोहल्ले वाले दुआ इकट्ठे हुए होके आ कि गए, उन्होंने कहा, आपकी यार टेक्नोलॉजी काम आए और जराइम में कमी हो सके। बाकी पॉइंट दोनों रिपोर्ट से जो उठाया गया कि आपको पुलिस फोर्स पर भी नज़र रखनी है, अपने जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, ज़रा उनको भी देखें, उनकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लें और देखें कि वो किस तरह से बिहेव करें। ये बहुत अहम चीज़ है। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। लेस्को से खबर है जी, सोलर के 40 करोड़ एक्सपोर्ट यूनिट में फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मतलब यहां से भी आपको मुश्किल से कोई खैर की खबर मिलती है। लेस्को में सोलर के 40 करोड़ यूनिट को बिजली की खरीदारी में शामिल करके मुरतब किया गया। लाइन लॉसेस के लिए यूनिट्स को शामिल ना किया गया। थोड़ा आसानी से समझा दे क्या मामला है ये? अच्छा, ये ना दो मामलात हैं। एक पहली बात तो ये है कि अब जो बेचारे सोलर लगवा बैठे, लाखों रुपए उन्होंने लगाया, उस पर 18% आपने सेल्स टैक्स भी लगा दिया। अब आपका बिल ज़ीरो नहीं होगा, ये एक खबर है जो कल पता नहीं आपने डिस्कस हुई है कि नहीं हुई इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट ने 18% सेल टैक्स आप पर लगा दिया है। आपने 500 तो पहले भी है, नहीं है, नया लगाया, जीएसटी नहीं लगाते? ना सोलर पे लगाया। अब सोलर के बिल्कुल जीरो आता था, अब नहीं जो आया। सोलर के आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट आपको कुछ दे ना दे, जो इंपोर्ट करते हैं जितना आपने इस्तेमाल किया, गर्मियों में समझें आप इस बात को, आपने 1000 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट बनाकर दे दिए, आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल कर लिए। जो आपने 1000 यूनिट बनाकर दिए और जो लिए उस पर 18% आपको लानी, आपका बिल तो जीरो होना चाहिए था। बिल्कुल। जो आपने वो नहीं किया होगा, उस पे कुछ नहीं, वो नहीं होएगा। जो हमने दे दिए बना के उस पे कुछ नहीं मिलना, वो गए। वो अंदाजा ये तो क्या है फायदा मामला। हुआ फिर लगाने अच्छा, का? मुझे दूसरी बात, वो चले उसमें वो आपकी बिजली का वो रेट तो नहीं आएगा, 18% आएगा ना। अच्छा, दूसरा ये जो लेस्को सोलर 40 करोड़, ये ना अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, सोलर वालों को, वो कहते यार साड़ी बिजली बंद ही पई है, मीटर नहीं चलता पाया। ये जो जिन्होंने सोलर लगाए होते हैं ना, वो बेचारे हर वक्त अपने मीटर भी होते हैं, जाहिर बात है, इतना मीटर पैसा को देख लगाया रहे है। ऐसा ही है। और वो अपने मोबाइल पे भी बैठे होंगे, तो हम वो समझते देख हैं रहे कि शायद बिल्कुल। बेचारे को गेम खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपने यूनिट देख रहे होंगे, इधर आने आ रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी हो गई आज की, हमने तो कितनी खैर है, लगवाया क्या- नहीं हुआ, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लगवाया है उनको फंसाते चले जा रहे हैं, और ये जो वो यूनिट्स थे उनको उन्होंने शामिल किया जो उनके लाइन लॉसेस हैं। यानी अगर लाइन लॉसेस खसारे में शामिल 100 करके- हुए तो आपने क्या किया, इनके यूनिट्स चोरी किए, उसको उधर लाइन लॉसेस में डाला और उसको आपने शो किया कि ये 80 लाइन हो। लॉसेस कम है। समझ आई आपको बात? किस और जो तरह उन्होंने से लगाया था देखा वो ये बेचारे मारे हो गए। रहा है। जेब से पैसे निकलवाने हैं आपको। यानी अब ये नहीं कि जिन्होंने सोलर लगाया वो बचत करके भी चलेंगे, बिल उन्हें भी देना पड़ेगा। बिल और दे अब रहे हैं। तो एक नया काम आने वाला है, वो तो आपको समझ ही नहीं आनी। आपसे कहा जाएगा आपका मीटर है, आपको आप डेट बता रहे हैं, आपने 26 तारीख को फोटो उतार कर हमें भेजा करनी है। बॉस, अंदाजा करें आप। अब आपको एक डेट दी जाया करेगी, आने वाला है ये सिस्टम, आपको एक डेट दी जाएगी, आप अपने मीटर की रीडिंग खुद किया करेंगे। वो जो बंदा आता था ना रीडिंग करने वाला, आप कहते हैं जनाब उसने रीडिंग गलत की थी। चले आमिर भाई, ये फोटो- तो फिर भी एक अच्छा सिस्टम अच्छा होगा। सिस्टम नहीं है ये, भाई। ये देखें, अगर आप अपने मीटर की खुद रीडिंग लेंगे तो कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि सर कितने जी, यूनिट ये- चले हैं। आप कह रहे मीटर रीडर का किरदार खत्म हो जाएगा। आपको बिजली चोरी भी नहीं आपको होगी। पढ़ना पड़ेगा। सर, बिजली नहीं, चोरी- बिजली चोरी तो होगी, उसके अच्छा। बहुत सारे तरीके वो तो हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपर्ट है इसका, शायद सिप्रा। क्या बिजली चोरी का तो नहीं है। खुदा का मैंने खौफ। कब कहा बिजली चोरी खुदा का? यार का तुसी खौफ, लोग क्या कर रहे हैं? आपके मसले ਉਹ हल करते ਤੁਹਾਡੇ बेचारे ਤੁਹਾਡੇ आपने ਦਿਮਾਗ क्या ਕੀ ਨੇ कह यार, दिया? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜੀਦਾ। हाँ, ये के ना ये आपने बात पहले करें ना, कुछ और आप- बात मैंने कोई लफ्ज तो आप नहीं बोला नहीं, था। आमिर भाई, आप अगली बात आपने कहा हमारा एक्सपर्ट है, हमने अच्छा, बात मैंने कहा हमारा एक एक्सपर्ट है शायद क्योंकि हम बिजली चोरी की हम बात बिजली कर चोरी रहे थे, की साथ बात ही कर आपने रहे थे कहा ना। एक्सपर्ट आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप क्या लोगों को सोलर नहीं लगाने चाहिए? हसन, इसकी हौसला शिकनी करें हम। देखें, ये कोशिश गवर्नमेंट यही करने जा रही है
है कि जितना कम से कम हो, ताकि क्योंकि मेरा जो एक आइडिया है या ख्याल किया जाए, अगर देखा जाए तो एक टाइम आएगा अगर सारे सोलर लगा लेंगे तो जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन है वो किधर जाएगी, बेचेगा गवर्नमेंट कहाँ बेचेगी। यानी अब वो अपना सोच रहे हैं, इसलिए वो ये अपना हरबे सोच इस्तेमाल रहे किए हैं। जा रहे हैं। मैं वैसे सोलर लगवाने का इसने लगवाया हुआ है मेरे भाई ने, मैं इसके हक में हूँ कि आप अपना घर सोलर पे चलाएं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप लेस को यूज़ कर लें, वापदा यूज़ कर लें, बस। आप मेरी उनको तो ना सोसाइटी दें, में मसला ये है ना कि ना मेरे आप वो नेट उनको- मीटरिंग नहीं अलाउ ना करते। आप उनको दें ना लें, आप अपना इस्तेमाल मेरा करें, घर सारा दिन उनकी सोलर पे बिजली चलता जितनी है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम से कम इस्तेमाल करें, अपने सोलर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसी में तरीका आप कार लोगों यही की है। बचत बेहतरी इसी में है, क्योंकि जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो बिजली चोरी कोई करेगा, यूनिट आप पे पड़ेंगे, फिर आपको वो जो एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिए जाते हैं और जो वो मीटर भी बंद हो मसला जाता है होगा। आपका, आपको हाँ, बिजली बन रही होती है लेकिन उनके मीटर में शो नहीं हो रही होती, नहीं शो हो रही होती। मुझे बताइए वो कहाँ जाते हैं सारे के सारे। समझ से बाहर है ये चीजें। खैर बाकी शायद सिप्रा साहब से आप बच के रहिए, अब हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हैं, पूरी कौम दिल बर्दाश्ता है कौमी टीम की कारकर्दगी पर। आपको तो नहीं बुखार हुआ? देखिए बुखार तो है हुआ, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच था उसका बुखार चढ़ जाता है अगर किसी को 102 बुखार नहीं भी हुआ ना तो मेरे ख्याल से वो नर्व्स भारी होना, गुस्सा आना, वो हर किसी हर एक बंदे के साथ, की ये हर एक का situation ब्लड प्रेशर हाई था। हाँ। सही बात है, वो मतलब ये सिर्फ आप हम तो चले मीडिया से तल्लक रखते हैं, हम ज़रा बेस हो चुके होते हैं, लोग बहुत हसास होते हैं इस मामले में। और खास तौर पे जब पाकिस्तान बच्चे इंडिया का खास मैच तौर हो पे ना, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्योंकि हम उन्हें मैं जो आपको चीज़ें बताऊं, सिखाते हैं और मतलब बताते हैं। हसास में मतलब मेरी बहन का बेटा उसने टीवी बंद कर दिया, बट उसकी क्यूरियोसिटी ये थी कि शुक्र वो करो थोड़ी तोड़ थोड़ी नहीं देर देता। बाद ऐसे ही है। मोबाइल पे लगा के देख रहा था कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। हाँ, पर मैं वो कहती हूँ अदाकार जो है वो इतने परेशान हुए। अच्छा जी, अदाकारा मेघा को जरा दिखा दे, उनको भी बहुत बुखार हुआ है जी। की दसा की ना दसा मदनी आपने देखा नहीं, इन मनुष्यों ने तो वो सिम्पसन की पेशेंट कोई भी झूठी कर दी है, जिसकी कभी कोई एक पेशेंट कोई गलत साबित नहीं हुई हुए और टुट मरने हो और टुट पैने हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ओ चाचा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं आप? और मैं की रोना रो रही हूं। ओए ओए क्या हो ओए 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 आप इस वजह से परेशान है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया इस वजह से? ओए ओए अच्छा, इसीलिए बुखार चढ़ा हुआ था आपको? बुखार चढ़ गया मुझे, मेरा गला खराब हो गया, रो रो के पिट पिट के स्यापा डाल के की करा नखापड़े मैं स्यापा किनू पावां किदी जान नू जाके रोका। मैं तुसी रोटी भी खांदे हो, तुसी चावल भी खांदे हो, तुसी फ्रूट भी खांदे हो, तुसी गैरत क्यों नहीं खांदे? ए क्यों ऐसा साडे नाल टीवी कमर्शियलां 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕੈਚ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਦੇ ਕੜਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਜੇ। न्यूजीलैंड से भी मैच हार गए, भारत से भी मैच हार गए, आगे वाले मैच का क्या पता, कुछ नहीं। ओए होए बहुत ये जज्बात थे अदाकारा मेघा के, और जिस तरह से वो रो रही हैं हमें अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है, लेकिन वो मानद चंद ने कहा था कि ये 100-200 फड़ लेंदे हो, कैच क्यों नहीं फड़ते? कैच क्यों नहीं अब देखो वो कैसी जबरदस्त। और फिर उसने इसका मैं क्लिप देख रहा था, उसने कहा कि और मैनू एक पीर ने कहा ये कदी मैच नहीं हारनगे, जाके दस दियो चेयरमैन नू अगर इन्होंने खिडाओ ना तो। हाँ, वो एक खेलेंगे ही हल- नहीं। अब वैसे ये हल नजर हाँ, आ रहा है। जो मौजूदा Honestly, टीम है हल उसका अब यही ये। हाल है। अच्छा हल अब ये। वो कहता है इन्होंने बस खिडाई ना। अच्छा, लोग अपना गम और गुस्सा भी इस अंदाज में शेयर कर रहे हैं कि चलो कोई मुस्कुरा ही ले। वाकई हसन, अच्छा, और मैं एक बात बताऊं, आज लोग पता है क्या दुआ कर रहे होंगे? आज बांग्लादेश के साथ मैच है ना, वैसे तो प्रेडिक्शन है, पेशीन गोई है बारिश की, लोग आज दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह करे बारिश हो अल्लाह करे जाए, बारिश हो जाए, ताकि ये मैच जो है ये ड्रॉ हो जाए। आज क्योंकि जो कारकर्दगी है टीम की उसमें तो हर एक परेशान भी है। और ऊपर से रहा कॉमेडी, वो असल कॉमेडी तो आकब जुवैद ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा मेरी जूनियर टीम थी, पता नहीं अंडर 19 थी होगी, मुझे नहीं पता, और रिजवान अंडर 19 खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, इनमें से कौन? और इमामुल हक अंडर 19 है। ये जरा किसी ने पूछा नहीं उनसे आकब जुवैद से कि आप कह रहे हो कि मुझे जूनियर टीम थी हमारी, तो कौन सी जूनियर टीम थी? मतलब ये वो लोग थे जो 2017 में भी थे, बिल्कुल आज ऐसे ही है। 2025 आ गया है, अभी भी अगर जूनियर है। जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे होंगे, फिर यही हो सकता है। सबसे पहले और तो वो जो कह है रहे ना, वो- सिलेक्शन का डिफेंस कर रहे थे, जिन्होंने कोई स्पिनर नहीं खिलाया, सिर्फ एक इब्रार को खिलाया, उसको जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी भी इंडिया के खिलाफ इब्रार ने,
उस पर आप डिफेंड कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स को। अच्छा हारिस रऊफ क्या अंडर 19 है? चलो बताएं तो सही ना भाई, अंडर 19 क्या? और नसीम शाह, मैंने नाम ले दिए 7-8 प्लेयर्स के, इसमें तो ये क्या जूनियर टीम थी नहीं आपको जी, जो दी गई? बिल्कुल नहीं। और ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, जूनियर थी सीनियर थी, आपके खिलाड़ियों को जब मैदान में उतार दिया गया है तो जाहिर बात है वो उनको परफॉर्म करने के लिए उतारा। 3 मुसलसल मैच आप न्यूजीलैंड से हारे और इंडिया से मुसलसल हारते आ रहे हैं, हारते चले आ रहे हैं। आप चेंज करें, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं, करें। इनको रेस्ट कराना चाहिए मेरे ख्याल से। रेस्ट का नाम नहीं लेना पक्का चाहिए, रेस्ट निकालना करा दें चाहिए। तो बेहतर है। हाँ, अब इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं रह पाबंदी गई। लगानी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है, इनको बिल्कुल रेस्ट करा दें। खैर मुझे लगता है वो जो मीम्स चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया पर, उनका ही कोई सीरियस असर हो जाना चाहिए और वाकई इनको जो है ना मुकम्मल रेस्ट पे भेज देना मैंने चाहिए। बताया तो था, रिजवान ने कहा कि साढ़े खेड़ की फिक्र ना करो, अपने ईमान की फिक्र करो। 25 करोड़ बंदे की दुआ कबूल ली। हाँ सही बात, यही रह गया। खैर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपका फेवरेट सेगमेंट जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनकी है सालगिरह कल, वो हमें अपने पिक्चर्स भिजवा दें अपने नाम के साथ। व्हाट्सएप नंबर है जी, इस पर आपने अपनी पिक्चर हमें व्हाट्सएप करनी है, साथ ही साथ अपना नाम लिख दें। अगर आपकी फैमिली में किसी की बर्थडे, आपके बहन भाई की बर्थडे है, अम्मा अब्बा की है, किसी बेस्ट फ्रेंड की है, तो आप हमें भिजवा सकते हैं और उनकी सालगिरह को आप स्पेशल बना सकते हैं। आज की लिस्ट की तरफ जुनैरा की सालगिरह है, अलीजे की सालगिरह है, नूर फातिमा की सालगिरह है, अहमद और इसके साथ जी अली की सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह अगर कल है, आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे जी। आपने अपनी पिक्चर्स हमें भेज देनी है और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है। इसके लिए आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ही आप इसमें शामिल हो सकेंगे। अभी आपको बताएंगे आज के भाव क्या है। अच्छा जी, आज के भाव क्या हैं, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते हैं जी हमारे रिपोर्टर्स और वहाँ से रेट बताते हैं, सरकारी रेट भी और इसके साथ उस मार्केट में जहाँ पे वो मौजूद हैं उसका रेट क्या होता है। हर मार्केट के डिफरेंट रेट होते हैं। अफशान की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, आज भी ओपन मार्केट हो या सब्ज़ी मंडी हो, दोनों तरफ ही सरकारी कीमतों पर सब्जियां फ़रोख्त करने का सिलसिला जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है ना। आपको बताएं कि अगर एक आदमी जो है 500 रुपये लेके आता है सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, तो वो भी उसके एक वक्त की सब्ज़ी ख़रीदने के लिए नाकाफ़ी हो जाते हैं। इस कदर महंगी हो चुकी हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से आपको बताएँ तो आलू की सरकार की जान से कीमत 95 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकार कीमत 80 है, लेकिन ये 120। टमाटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 80। जबकि अदरक की सरकारी कीमत 360 है, लेकिन ये 450 तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो भी 600 रुपये तक है, लेकिन वो अपनी कीमत के बरक्स 650 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 70। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ये 100। जबकि बैंगन की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये भी 80 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। किया कद्दू की सरकारी कीमत भी 70 है, लेकिन ये 120। जबकि सब्ज़ मिर्चें जो है 115 रुपये देने का हुक्म
जारी हुआ है, लेकिन ये 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियां हैं जो अपनी कीमतों के बरक्स फ़रोख्त की जा रही हैं। और शहरी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनका कल भी कोई काम नहीं था सब्जियों के सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाने का, आज भी वो जो है मंजर आम से गायब दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी, रूटीन में हम ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है जी रमज़ान में रोज़ाना की बुनियाद पर सभी लोग जाते हैं जी अफ्तारी का सामान ख़रीदने, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो हम ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, करेंसी रेट क्या है हमारे पास अपडेटेड लिस्ट है जी, आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपको अपडेट रखने का मकसद ये होता है कि अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको पता हो जी आप मार्केट में जाएंगे तो क्या क्या रेट्स होंगे। अच्छा जी, हमने अभी बड़े अहम टॉपिक की तरफ जाना है ब्रेक के बाद। टॉपिक हमारा होगा बच्चों में बड़ों में कॉन्स्टिपेशन की वजूहात। कॉन्स्टिपेशन से बहुत आगे बढ़कर जब बवासीर हो जाती है तो इसका इलाज क्या है, और ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि मुस्तनद इलाज की तरफ जाना है। मुस्तनद इलाज में आजकल लोग चाहते हैं ऑर्गेनिक हो, हमें मेडिसिन से दूर रहना पड़े। तो अभी प्रोग्राम में हम ये शामिल करेंगे चीज़ें, आपने हमारे साथ ही रहने, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जी कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, बवासीर और इसके साथ साथ कब्ज। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे, बच्चों में बड़ों में इसकी वजूहात क्या होती हैं। हम अक्सर देखते हैं 6, 7, 8 माह के बच्चों को मुसलसल ये इशू रहता है। अब इतने छोटे बच्चे को आप दवाई देने से बहुत डर रहे होते हैं, तो आपको करना क्या है ऐसे में। और अगर मुसलसल रिपीट हो रहा है 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं जब बच्चे दांत निकालने लगते हैं, कुछ लोगों को बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब ऐसे में आपने क्या करना है, क्योंकि ये भी एक मरहला लंबा होता है, तो बच्चों को बार बार जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। एडल्ट्स में अगर है तो फिर क्या करना है, बड़ों में अगर है तो क्या करना है। होम रेमेडीज अक्सर हम घर में देखते हैं, बड़े कह रहे होते हैं अच्छा जी आप वो गर्म दूध के अंदर छिलका मिक्स कर लें, इस्तबोल का छिलका मिक्स कर लेंगे तो उससे रिलीफ हो जाता है। फिर इसके साथ साथ कुछ लोग कह रहे होते हैं जी अच्छा आप खरबूजा खा लें, उससे ठीक हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें कोई आजमूदा चीज़ें चाहिए जो कि जिनका कोई नुकसान भी ना हो, कुदरती चीज़ें हों। तो मुसलसल हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी कुछ इस तरह का हो। तो हमने आज हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब को इनवाइट किया है, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बच्चों में कब्ज़ की वजूहात। जी, बच्चों में कब्ज़ की जो मेन वजूहात है वो बच्चे आजकल आपको पता है कि बाहर का खाने जो हैं या जस्ट लाइक के ये सलांतीज हैं या अच्छा हम सबसे पहले ना छोटे बच्चों का जिक्र कर लेते हैं, 6-7 माह के बच्चे, क्योंकि इनमें तो ये वाला बाइक शीरखार बच्चों में बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये बहुत सी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो शीरखार बच्चे जो कि डायरेक्ट दवाई तो खा नहीं सकते, तो उस सूरत में 2 साल तक जब वो मदर फीड पे हैं तो उसकी वालदा दवाई खाएगी, तो वो उसकी वालदा के इलाज के ज़रिए उस बच्चे की भी कब्ज़ दूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हाँ, इसमें हम जो शीरखार बच्चे हैं 2 माह, 4 माह, 7 माह या साल के बच्चे जो है, उसके अंदर हमारे पास बेहतरीन चीज़ है रोगने अरिंद। रोगने अरिंद जिसको हम कस्ट्रॉयल कहते हैं। अच्छा, कस्ट्रॉयल जो है ना वो 1 चम्मच लेके ज़ेर नाफ हल्की आँच से कोसा कोसा करके उस बच्चे को ना उसका मसाज करें, ठीक है। तो उससे भी बच्चे की मूवमेंट जो है ना, बॉल मूवमेंट फास्ट होती है और स्टूल प्रॉपर बनना शुरू होते हैं। दूसरा, रोगने अरिंद 1 या 2 ड्रॉप उसकी नाक में भी डाल सकते हैं आप बच्चे की। तीसरा, उसकी वालदा के लिए बहुत अहम चीज़ है कि वो इंजीर का इस्तेमाल करे। अच्छा। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई चीज़ें कम करें, चूँकि बाज़ का सिजेरियन में या सी सेक्शन में जो माएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं, और कुछ बाज़ का फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड भी कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ऐसी सूरत में वालदा को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले। मिसाल है चावल का इस्तेमाल कम करें, ये भी कब्ज़ करते हैं।
या नान कुलचा है, ये चीज़ें कब्ज करती हैं। तो ऐसी सूरत में आप देसी घी का इस्तेमाल, देसी पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी का। और वैसे सालन के अंदर आप ऑलिव ऑयल या रोगन बादाम रात को सोते हुए 1 टीस्पून ले लें। और अगर बच्चा 1 साल का हो, डायरेक्ट उसको 1 जी टीस्पून जी आप? नहीं, बच्चे को नहीं, वालदा को। अच्छा, वालिदा को। ½ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक वालदा। और जो शीरखार बच्चा है अगर वो साल के करीब माशाल्लाह हो चुका है तो उसमें 3 to 5 ड्रॉप्स तक जो है ना दूध में डाल के उसको देने से उसकी परमानेंट जो कॉन्स्टिपेशन है उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये छोटे बच्चों में हो गया। अच्छा जी, एडल्ट्स में आ जाए, उनको क्या करना है? अच्छा, एडल्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमें लोगों को नहीं पता कि कब्ज के उम्मुल अमराद है और हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज़ हैं उसकी मेन सबब ही ये कब्ज़ है। तो कब्ज़ के ऊपर हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। यानी बड़ों के लिए बहुत कंपलसरी है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए वक्त निकालें, तो कम से कम सुबह उठ के जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती है 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, वो लाजमी करें। उससे क्या होगा, आपका ब्लड बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेट होगा और बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पे ब्लड थिक हो रहा है, क्लॉटिंग बनी है, वो डिजोल्व होगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे बड़ों में हमारे अल्लाह पाक ने आंतों के अंदर एक मूवमेंट बनाई है जिसको आप कहते हैं परस्लेटिक मूवमेंट, कुव्वत दो दिया। वो स्लो हो जाती है लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ खुराक की वजह से। जब अच्छा उस सूरत में उस मूवमेंट को फास्ट कैसे करेंगे, अल्लाह ने कुछ ऐसे फल बनाए हैं, कुछ ऐसे अनाज बनाए हैं। मिसाल के तौर पे अमरूद है, जिन लोगों को कब्ज रहती है वो अमरूद का इस्तेमाल अमरूद के मौसम में करना शुरू करें तो अल्लाह के हुक्म से वो खाली अमरूद उस सीजन में नहीं बल्कि पूरा साल वो उसको जो है ना वो रेक्टिफिकेशन करेगा। इसी तरह इंजीर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जिक्र किया है, वत्तीन व ज़ैतून, जैतून का भी जिक्र किया और इंजीर का भी किया। और इंजीर ऐसा फल है जन्नत का जिसके छोटे छोटे ज़र्रात आंतों के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टे करता है उसको टाइमली जो है ना डिस्चार्ज कर देता है। अच्छा। और इंजीर, चूंकि हमारा टॉपिक आज फाइल्स के हवाले से भी है, बवासीर के हवाले से भी है, तो इंजीर का इस्तेमाल कंटिन्यूसली बवासीर को दायमी तौर पर खत्म भी करता है। ग्रेट। इसका इस्तेमाल कैसे करना है जिन लोगों को कब्ज है खास तौर पे? जी बिल्कुल, जिनको कब्ज है वो 2 इंजीर रात को बेड टाइम पे 1 कोसे दूध के साथ ले लें। ठीक है। या अगर जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल है या जिन लोगों को बहुत ज्यादा हिद्दत नहीं है खून में, वो 3 इंजीर भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन 2 इंजीर इनफ है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि 1-2 दिन हम किसी भी चीज को एज अ तो हकीम साहब इसको लाइफस्टाइल बनाना है अपना? नहीं, ये तकरीबन को 1 आदमा इंजीर रेगुलर इस्तेमाल करने से दायमी तौर पे आपकी पाइल्स और दोनों कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को दे सकते हैं? जी, इंजीर 8-9 साल के बच्चों को? ये 2 साल के बच्चों को भी इंजीर की खीर बना के आप दे सकते हैं। अच्छा। दूध के अंदर मैश करके इसकी खीर बनाएं और उसमें आप चीनी के बजाय, चूंकि चीनी कॉन्स्टिपेशन कब्ज करती है, चीनी के बजाय आप शक्कर डाल लें। तो आप यकीन कीजिए जिन बच्चों को आप ये इंजीर वाली खीर देंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो कुछ ऐसे बाद उनका नॉर्मल जो है ना बॉल मूवमेंट हो जाएगी। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जी बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि हमें मुसलसल ये रहता है, तो जब जब आपको कब्ज का इशू रहे आप इसको रेमेडी को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, जब भी आप देखें हमारे यहाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब आपकी खुराक के अंदर बेतदाली आएगी तो उस सूरत में आपको कॉन्स्टिपेशन के इशू आएंगे। तो जब भी आप फील करेंगे जहाँ आपने ड्राई खुराक ली है, जहाँ जंक फूड ज्यादा यूज किया है या कंटिन्यूसली आप चावल का इस्तेमाल आपका हुआ है, तो उस सूरत में ओबियसली आपको कब्ज होगी। इसके नुकसानात हकीम साहब क्या हैं? क्या बच्चों में भूख कम लगना शुरू हो जाती है? कब्ज होने की वजह से पहली चीज ये होती है कि आपको ब्लोटिंग होती है। दूसरी चीज ये होती है एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, प्रॉपर खुल के भूख नहीं लगती। और तीसरी चीज बड़ों के अंदर कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रहने से ब्लड प्रेशर के इश्यूज बनते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपका पूरी बॉडी का जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें फर्क आता है। तीसरे नंबर पे देखें अल्लाह पाक ने जिस्म के अंदर जो भी फुजला है उसको एक बर्वक्त निकालने से हमारी बॉडी तनकिया होती है, साफ होती है, पाक साफ होती है। जब अनडाइजेस्टेड फूड आंतों में पड़ा रहेगा तो वहां पे ताफून पैदा होगा, वहां मुख्तलिफ गैसेस बनेगी और वहां पे सर दर्द के मसाइल बनेंगे। अक्सर लोगों को आधे सर का दर्द भी कब्ज की वजह से होता है। अक्सर लोगों को हार्ट बर्निंग जो है वो कब्ज की वजह से होती है। अक्सर लोगों को ओबेसिटी जो है, मोटापा, उसकी मेन रीजन कब्ज है। सही। अब कुछ लोगों को कब्ज के साथ साथ गैस का भी बहुत मसला होता है, उन्होंने क्या करना है? जी देखें, उसमें कुछ कहवा जाता है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि अदरक का और पुदीने का और इसमें लेमन डाल के और शहद डाल के 1 टीस्पून, तो ये कहवा पीने से भी जो आपको गैस भी नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो गैस है उसमें फौरी तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरा, गैस जब आपकी कब्ज
आपकी रफा हो जाएगी तो डेफिनेटली जो अलामात हैं, गैस भी एक सिम्टम है ना, वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब बवासीर जो है वो उसको बता दीजिएगा, उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों होती है और उसकी एहतियात हमने क्या करनी है? जी, बवासीर ये एक बड़ा मुज़ी मर्ज है जी। ये बेसिकली होता ये है कि हमारे सम टाइम इंटरनल आंतों के अंदर हेमोराइड्स बन जाते हैं, मस्से जिसको हम कहते हैं, और सम टाइम एनस रूट जो हमारा मकद है, स्टूल वाली जगह जहाँ से स्टूल पास होता है, वहाँ पे भी मस्से बन जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी स्टेजेस होती है। इनिशियली स्टेज में ये होता है कि आपको एनस रूट पे खारिश होती है या लाइट सी पेन होगी, तो वो बादी बवासीर के जुमरे में आता है। लेकिन ये जैसे जैसे हम अगर इसका इलाज नहीं करवाएंगे और एग्रीवेट होती जाएगी तो उस सूरत में ये खूनी बवासीर में बदल जाती है और आपके अंदर जख्म कर देती है और वहाँ से आपके मस्से फटते हैं और ब्लड निकालते हैं। और कई लोगों में ब्लड ऐसे निकलता है जैसे कोई बकरा ज़बा किया हो। और ये इतना मुज़ी मर्ज है कि ये जिसको लग जाए वो समझ लें उसकी शगुफ्तगी चेहरे की, उसकी पर्सनैलिटी और उसके असाबी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि हमारा कोई लाइफ स्टाइल और हमारी खुराकों का कोई हकीम साहब, अगर हम इसको स्टार्ट से पकड़ लें, मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तिब के अंदर बेहतरीन नुस्खा जात मौजूद हैं जिससे बवासीर का दायमी तौर पर खात्मा किया जा सकता है। सही। सो इसका इलाज हमें बता दें, हम वो आगे बढ़ के आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे तो सही कि किन किन चीज़ों से इलाज करना है, लेकिन मुझे ये बता दें टाइम इसका क्या होता है कि कब कितनी देर में इसका इलाज मुमकिन हो जाता है? देखें, तिब के अंदर तकरीबन कोई 2-2.5 माह 3 माह का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट से ज्यादा कंपलसरी है प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। हमें क्या लगता है ना कि हमें तो कब्ज है, तो कब्ज और बवासीर में कोई फर्क है? जी जी, कब्ज में ये होता है कि स्टूल आपको से पास आउट नहीं होता, और बवासीर के अंदर आप जब इजाबत करते हैं, स्टूल पास करते हैं तो साथ ब्लड भी आता है, साथ पेन होती है, और बाद का स्टूल पास करने से पहले इतनी पेन होती है कि आप वॉशरूम नहीं जाते खौफ के मारे। और बच्चों को अगर ये मामला हो जाए सम टाइम, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट ये करना है कि आंतों की खराज का होना और बवासीर का होना एक अलग अलग चीजें हैं। और इसी तरह 2 और अलग चीजें हैं, लोगों को ये शऊर उजागर करना चाहिए कि फिशर, फिस्चुला और पाइल्स तीनों डिफरेंट चीजें हैं। यार चूंकि हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि पाइल्स के अंदर ब्लड आता है, फिशर जो होते हैं ये बेसिकली कट्स होते हैं हमारे, जैसे अल्सर होता है ड्राइनेस की वजह से, इसका मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह जो फिस्चुला है वो क्या होता है, हमारे मकद से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर या नीचे एक जख्म बन जाता है, खोरा बन जाता है, जहाँ से बाज़ औक़ात रद्दी मादा रिश्ता रहता है, और ये बड़ी अजियत देता है बंदे को। इंसान कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकता, इंसान हर वक्त ऐसे लगता है जैसे पैड रखेगा वो अपना। तो ये वो अमराज हैं, इससे बचने के लिए तिब के अंदर बहुत कामयाब नुस्खे हैं। और मैं फिर आपको ये बताता चलूँ कि इसकी मेन रीजन बवासीर की सुर्ख मिर्च है। हमारे यहाँ खानों के अंदर सुर्ख मिर्च का बहुत कसरत से इस्तेमाल है। अच्छा। तो ये जो सुर्ख मिर्च है ये बवासीर पैदा करती है। तो हम अपने घरों में ये पैगाम देंगे कि बच्चे बच्चियां या हमारी वालिदैन घरों के अंदर सुर्ख मिर्च को कम से कम कर दें। किसी भी एज में हो सकती है बवासीर? जी, बवासीर किसी भी एज में हो सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है, खुराक से है। सही। सो अभी हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे तो बवासीर का शिकार जो लोग हैं जी उनको एहतियात क्या करनी है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ बवासीर का इलाज किन चीज़ों से होता है हम आपको यहाँ पे वो बना के भी दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब जिन लोगों को बवासीर है उनका इलाज क्या है जी हकीम साहब, क्या करना है? जी बिल्कुल जी, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बवासीर में बड़ी कामयाब हैं। मिसाल के तौर पे एक नुस्खा मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है तुम्बा। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, ये आसानी से मिल जाती है जी। ये तुम्बा आम है, इसको हंजल भी कहते हैं, ये आम मिल जाता है। ठीक है। ये लेना है 5 तोला। ठीक है। इसी तरह ये है गूगल, ये भी हमारी, ये देख लें जी, यहाँ से आप देख लें जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये है गूगल। ठीक है, ये भी 5 तोला लेना है। तीसरी चीज है नीम के पत्ते। हकीम साहब इस कैमरे में आप दिखा दें। जी ठीक है जी, ये है जी गूगल जी। 5 तोले हम शुरू से दिखा देते हैं। ये हंजल है जी। ठीक है जी, खुश्क है ना ये? खुश्क हंजल है 5 तोले। ठीक है। गूगल है, ये देखिए जी, ये 5 तोले है। इसकी पहचान कर लें, सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पहचान हो जाए। नीम के पत्ते, ये देखें, आम जो नीम का दरख्त होता है, कड़वा होता है, इसके पत्ते, ये भी 5 तोला है। ठीक हो गया। ठीक है जी। चौथी चीज़ है रसौंठ। ये इंडियन एक होती है दरख्त की होती है रसौंठ। ठीक है जी। 5वीं चीज़ है सना मक्की। इसके बारे में तकरीबन आम तारुफ है लोगों में। कब्ज में भी बड़ा काम करती है, पाइल्स में भी बड़ा काम करती है, और एंटीसेप्टिक होती है सना मक्की। 6ठी चीज़ है पनीर डोडी।
ये शुगर के लिए भी बड़ी मुफीद है और कैंसर के जरासीम भी बॉडी में नहीं होने देती और पाइल्स भी बाद का कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करती है। ये है पनीर डोडी। और आखिरी चीज़ है भेड़े। ये देखें जी, जिसको हम बलेला कहते हैं, ये भेड़े हैं। ठीक हो गया। ये लेना है 1 पाव, यानी इसको आपने इसके छिलके लेने हैं, इसकी गिटक फेंक देनी है। यानी अगर आप 1 पाव लेंगे तो उसके आधे छिलके रह जाएंगे, तो वो आपने इन तमाम चीज़ों को पाउडर बना के, चूंकि ये चीज़ें कड़वी होती हैं, क्रश करने आपने इनको जी, इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लें घर पे और पाउडर बन जाएगा और उसको आप कैप्सूल, खाली कैप्सूल में भर लें। ठीक है। 0 नंबर का जो बड़ा कैप्सूल है ना, वो सुबह शाम में 1-1 कैप्सूल या दिन में 3 बार 1-1 कैप्सूल लें और 1 महीना इस्तेमाल करने से जो बादी बवासीर है वो सब क्या इसको हम स्पून में रख के पानी के साथ स्पून में, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे पनीर डोडी है या जो हमारा ये हंजल है, ये बहुत कड़वा होता है। अच्छा। तो ये अमूमन खाया नहीं जाता। ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल पाउडर करके ना कैप्सूल भर लें, आप भरे जाते हैं। कितने दिनों की मेडिसिन ये रेडी हो जाती है? ये रेडी तकरीबन कोई 3-4 माह की हो जाएगी, जितनी डोज मैंने बताई है एक पेशेंट के लिए। तो ये माशाल्लाह आप इसको अपने हल्के अहबाब में भी दें जिसको बवासीर का मसला है। और ये मैं समझता हूँ कि लोगों को ऑपरेशन की तरफ जाने की नौबत नहीं आएगी। हिफ्ज़ मतकद्दुम लोग जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिफा मिलेगी और बेज़रर नुस्खा है और इसके तमाम रेफरेंस, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। देखिए कुदरती जड़ी बूटियां हैं। स्टमक तो इससे अपसेट नहीं होता। स्टमक इसमें यह है कि थोड़ा सा कब्ज में रिलीफ मिलता है, या जब तक आप मेडिसिन खा रहे होते हैं, बाद का मस्सों को ड्राई करने के लिए उसकी एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो वट फिरता है, वो भी फॉर द टाइम बिंग जब तक आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं ऐसा होगा, बाद में वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो हमारा खास बवासीर का ट्रीटमेंट है जो हम अपने मतब में भी देते हैं और लोगों को हमने आज फी सबीला बतौर सदका जारिया अवाम उन्नास को भी ये तोहफा तोहफे में दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो आप इस्तबगोल का छिलका भी अगर मुसलसल इस्तेमाल करें तो कब्ज नहीं होती है। जी, इसबगोल का छिलका ये हमारे पास मौजूद है जी, ये देख लें, छिलका इसबगोल, इसबगोल। इसको इस्तेमाल कैसे इसका इस्तेमाल ऐसा है कि देखें हमारे यहाँ बहुत से लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, हर मजाज के लोग, लेकिन बहैसियत तबीब मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसबगोल का छिलका अल्टरनेटिव डेज में यूज करें। अगर आपको बवासीर भी है या कब्ज भी है या मसाल के तौर पे अगर आपको मोशन लगे हैं तो फिर इसको दही में लेंगे या किसी शरबत में मिला के लेंगे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून। और अगर आपको कब्ज है तो नीम गर्म दूध के साथ लेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म में काम करता है अगर कब्ज का इशू है। और ये ज्यादा लेने से, अगर आप डेली इसबगोल का छिलका लेते हैं तो ये क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा करते हैं, गुर्दों में पथरियां बनाते हैं। और इसी तरह दूसरा इसका नुकसान ये डिस्पेप्सिया पैदा करते हैं, बदहजमी पैदा करते हैं। ये इसका मैं कंटिन्यूसली यूज, जो लोग 6-6 माह साल बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और तीसरी चीज, इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल आपके असाब को भी वीक करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत तासीरन ये ठंडे होते हैं। यानी आप हफ्ते में 2 दफा हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कर लें, 3 दिन कर लें, फिर छोड़ दें आप, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। तीसरा, आप इंजीर, ये अल्लाह पाक ने देखें कितना खूबसूरत फल बनाया इंजीर का। देखें ये इंजीर है और ये रस्सी के अंदर पेबंद होती है और ये हमारे सर्दियों का एक बड़ा तोहफा है और ये गर्मी सर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको पानी में सोख करके इस्तेमाल नहीं, इसका कोई ऐसा, देखें हर फल के अंदर एक सर्टेन उसका जो है ना वाटर लेवल अल्लाह पाक ने रखा होता है। हमारे यहाँ जब टोटकों की शक्ल में जब कोई कहता है कि जी गाजर के जूस में इतना पानी मिला लें, इसमें ये चीजें सब गलत है। मैं समझता हूँ जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने इंजीर बनाई है, इसके अंदर जो वाटर जितना अल्लाह ने हमारे लिए जरूरी था उतना पानी इसके अंदर रखा है। नहीं, वो कहते हैं ना रात को पानी में भिगो के रख दे, सुबह उठ के पानी भी पी लें। और वो हमारी नफ्सियात ऐसी बढ़ चुकी है कि हम हर गर्म, मसलन अंजीर को, खजूर को और शहद को हम समझते हैं कि पता नहीं कितना गर्म है, और वैसे हम 1-1 किलो जो है मटन खा लेते हैं, वो गर्म नहीं है। हम बीफ खा लेते हैं, हम 1-1 किलो तिक्के खा लेते हैं, वो गर्म नहीं है। तो लोगों के अंदर से ये शऊर भी जागर करना है, ये गर्म तर चीजें गर्मी में भी खा सकते हैं। अरब के अंदर आप देखें, सऊदी अरब में सारा साल खजूर खाई जाती है, वहाँ कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो हमारे यहाँ लोग 3 खजूर गर्मी में खा लें तो वो अपनी सोच की वैसे कहते हैं हमारे दाने निकल आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक अजीब सा लोगों की सोच डेवलप होगी, इसको खत्म होना चाहिए। कैस्टर ऑयल जो है वो 1 छोटा चम्मच जिन लोगों को कब्ज रहती है एडल्ट्स में, तो वो रात के टाइम पी ले। जी, ये हमारे पास मौजूद है कैस्टर ऑयल, ये हमने स्पेशल तेल निकलवाया हुआ जी। ये बड़ों को 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून से 1 टीस्पून दूध में डाल के ले लें या पानी के साथ ले लें, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज है। और बच्चे अगर साल के हैं तो उनको ड्रॉपर की शक्ल में दूध में भी डाल के दे सकते हैं। प्लस इसको आप बच्चों में एज अ लोकल एप्लीकेशन हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन में फायदा होगा। सही। तीसरी चीज, रोगने बादाम हमारे पास मौजूद है। रोगने बादाम बेहतरीन अल्लाह पाक की नेमत है जो खुश्की जायल करती है, तरावट बहाल करती है। आपकी इंटेस्टाइन की कुछ ऐसी मूवमेंट है, कुछ ऐसे अंदर ड्राइनेस हो जाती है जिससे सवेर कब्ज हो जाती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करेंगे तो इससे भी आपको कब्ज में रिलीफ मिलेगा।
एक और ये छोटा दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना है कि लोग के कि हकीम साहब ने कैस्टर ऑयल भी दिखा दिया था और आपको बादाम रोगन भी दिखा दिया था, तो दोनों का ये इस्तेमाल? दोनों का इस्तेमाल 2 वक्त कर सकते हैं। एक वक्त एक चीज ले लें, दूसरे वक्त ले लें। ठीक है, एक भी ले लें तो इनफ एक है। भी ले लेंगे इनफ है, लेकिन मैंने ऑप्शन में लोगों को बताया कि जो आपको मैसर हो आप दोनों इस्तेमाल और करें। हकीम साहब दिन में एक दफा इसका इस्तेमाल करना है? लोग ने बादाम बेड टाइम पे एक बार लें और लोग ने अरिंड का आप एज अ लोकल एप्लीकेशन उसको मान लें। ठीक है, बादाम रोगन आप रात के टाइम दूध में आधा चम्मच डाल के ले सकते हैं, गर्म दूध में इसका इस्तेमाल। अच्छा, एक और हमारे पास नुस्खा है छोटा सा, चास्कू और मुसब्बर से आप, ठीक है, ये हम वजन लेके इसको पिसवा लें, इसके भी कैप्सूल भर लें। ठीक है। अगर आपकी पाइल्स बहुत सवेर है, हेमोराइड्स बहुत हैं, आपको मस्से बहुत हैं, इस नुस्खे के साथ भी या इसको अलहदा भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये चास्कू है नंबर 1, ठीक हो गया, और ये एंटीसेप्टिक है दूसरा, ये मुसब्बर है। सही, ठीक है जी, ये दोनों चीज़ों को आप लेके पिसवा लें और इसके भी आप कैप्सूल भर लें। और आप यकीन कीजिए, मैं आज आपको समझ लें कि अपने मतलब का खास राज जो है ना आपके टीवी चैनल के जरिए लोगों को हमने दिया है। चले जी, और यहाँ पे इसको आपने बता आप दिया। बाकायदा जब लोग इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत दुआएं देंगे। सही अच्छा, जी। एक चीज़ आपको आखिरी हमारे पास मौजूद है, ये है ये फूल हैं इसके बनफशा के, ये देखें जी, ठीक हो गया। कई बच्चों को इसको छोटे ड्राई कर लेते हैं ना? जी ये ड्राई फूल है ना? हाँ जी, ये ताजे फूल है, ड्रायर फूल है। इसको आप थोड़ा सा इसका जुशाना बना के ना शीर खार बच्चे को पिला सकते हैं। अच्छा, उससे भी बच्चों की कब्ज भी ठीक होगी और ये आपके गले के लिए भी मुफीद है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है कि मरोड़ डालेंगे या बच्चों में कोई पेन करेंगे, नेवर। ये बहुत सॉफ्टली बच्चों के पेट को नरम करेंगे। और बनफशा, इसका हमारा कराबादनी नुस्खा है शरबत बनफशा के नाम से। जी बिल्कुल। जी हकीम साहब, ये जो नुस्खा आपने बताया, इसके साथ कुछ खाने पीने में भी एहतियात करनी हो, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कैप्सूल वो बता दें बना जी, के। इसका पाउडर बना के, जो मैंने अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बताई हैं, इसका सफूफ बना के इसके कैप्सूल भर लें, 0 नंबर के कैप्सूल। ठीक है। और दिन में ज्यादा इशू है तो 3 टाइम्स ले लें, 3 टाइम्स। अगर नॉर्मल है तो बीडी डोज में ले लें, सुबह शाम ले लें, और पानी के साथ ले सकते हैं। और परहेज के अंदर आपने सुर्ख मिर्च, तली हुई चीज़, नान, कुलचा, पराठा, बेकरी की चीज़ें जितनी भी हमारी हैं, और दूसरा इसके अंदर बहुत से ऐसे मसाल के तौर पे बादी सब्जियां भी हैं, जैसे अरवी है, गोभी है, बैंगन है, वो भी सम टाइम पाइल्स में नुकसान दे देती हैं। इसी तरह कुछ हमारी बादी दालें हैं, माश की दाल, चने की दाल हम पेशेंट्स को मना करते हैं, नान चना जो है वो मना करते हैं पाइल्स में। पाइल्स के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल सब्जियों का करें जिसमें फाइबर है। टिंडे खाएं, कद्दू खा लें, तोरियां ले लें, घिया तोरी ले लें, मारू गोश्त ले लें। ये सारी चीजें हैं जो आपकी लुब्रिकेशन पैदा करेंगी। गोश्त का इस्तेमाल कितना करना? गोश्त इसमें 1 आध बोटी आप ले सकते हैं, सालन, सब्जी, दाल जिसी में मिला के। ठीक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा गोश्त या ड्राई गोश्त आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं ठीक है जी। रोजा भी रखने आगे लोगों ने, तो उसके लिए भी कुछ सजेशन लेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, रोज़े रखने आगे लोगों ने, तो अगर जिन लोगों को मुसलसल कब्ज़ है, सो उन्होंने क्या सहरी में ऐसा खाना है कि इसका सामना ना हो, और फिर जिन लोगों को बवासीर है उनको? जी बिल्कुल, देखें, कब्ज़ और बवासीर के जो पेशेंट हैं उनको चाहिए कि सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें रमज़ान में। और रमज़ान हमारा अल्लाह पाक ने एक ऐसा महीना है कि जो पूरे साल की बदपरेजियाँ जो है उसमें कंपनसेट करने का हमें मौका मिलता है। और ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो ट्रेंड चला है, वो देखें, हमारे आका अलैहिस्सलाम और हमारे अल्लाह पाक ने जो हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और अच्छा, इसके अंदर आप ये करें कि जो भी पेशेंट हमारे जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ये पाइल्स है, वो दही का भी इस्तेमाल करें, और इसके साथ रोटी जो है ना उसके ऊपर देसी घी चपोर के इस्तेमाल करें, उससे खुशकी ज़ाहिर होगी। दूसरा, सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरियाँ हैं, सब्ज मिर्च में बना लें, काली मिर्च में बना लें, सुर्ख मिर्च ज़रा कम इस्तेमाल करें। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमारे कब्ज़ के पेशेंट हैं या बवासीर के पेशेंट हैं, वो रात के टाइम रमज़ान में कुछ 10-11 बजे तलबीना का इस्तेमाल करें। अच्छा, तलबीना के अंदर क्या हो कि दूध भी हो, जौ का दलिया भी हो, और बादाम थोड़े डाल लें, थोड़ा बहुत किशमिश डाल लें, मगजियात, ताकि आपको एनर्जी भी मिले और आपको मोटापा भी ना हो और आपकी खुश्की ज़ाहिर हो, थकावट बहाल हो। और इसके साथ फल फ्रूट खाने में आप बजाय कि आप एक हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जी अफ्तारी के फौरी बाद खाना अलग। अफ्तारी हम बिल्कुल सैर होके करते हैं, पेट भर के करते हैं, आधे घंटे बाद नमाज पढ़ के दोबारा आके एक दूसरी शिफ्ट लग जाती है। तो ये तिब के अंदर ये बिल्कुल चीज़ जायज़ नहीं है। एक खाना होता है, आप अफ्तारी और अफ्तारी और रात का खाना एक ही टाइम खाएंगे। ठीक है।
यानी ये लोगों के अंदर शोर उजागर करना है कि पहले हम पकोड़े समोसे दुनिया की चीज़ों से अपने पेट को भरते हैं, फिर नमाज पढ़ के आके फिर बैठ जाते हैं, 2 रोटियां खाते हैं, तो वहाँ पे बीमारी पैदा होगी। तो आप चाहे सादी रोटी के साथ सालन खाएं, उसके साथ आप फ्रूट चाट ले लें, उस वक्त आप पकौड़ा घर में बना खा लें, वो आपके लिए ज्यादा सूदमंद रहेगा। ठीक हो गया है। अच्छा जी, हमारे पास सिर्फ लास्ट मिनट है, मुझे बता दें नॉर्मल रूटीन में कब से अगर आपने महफूज रहना है तो क्या हर रोज स्टूल पास होना जरूरी होता है? जी ये डिपेंड होता है पेशेंट, कई ये हमें बचपन से ये आदत बनती है कब्ज की। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली स्टूल पास, यानी मैक्सिमम 70% लोगों को तो डेली स्टूल पास होना चाहिए कि 24 घंटे बाद एक बार इजाजत होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एक लोग दिन अगर हो जाए तो वो नॉर्मल है, उसके ऊपर आपने मोहतात रहना है। मेरे पास हकीम साहब वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।